आपके साथ गुंजन दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। भाजपा में टिकट के फॉर्मूले पर मंथन हो रहा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का कहना है कि टिकटों को लेकर जल्द ही फैसला लिया जाएगा। विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा अपनी लिस्ट जल्द ही जारी करेगी। तो टिकट के बंटवारे को लेकर मंथन लगातार जारी है। एक ही बार में जो सूची है वो भाजपा की ओर से जारी की जा सकती है। जल्द ही लिस्ट जारी हो जाएगी। 16 तारीख के लगभग हम लोग अपना चुनाव समिति की बैठक बुलाएंगे और उसमें जो राज्य का व्यू है वो लेकर हम फिर दिल्ली जाएंगे। तो तब वहाँ से केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड के आधार पर आगे बढ़ेंगे। सर, ये एक ही लिस्ट में जारी होगा या दो फेज में जारी हो सकती है? देखिए, केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड में क्या निर्णय होता है तो उस पर डिपेंड करेगा, लेकिन प्रयास होगा कि मैक्सिमम एक में हो जाए तो अच्छा है। घोषणा पत्र 20 और 25 के बीच में जारी हो जाएगा। सर, विशेष क्या रहने वाला है? घोषणा पत्र जनता का घोषणा पत्र होगा, किसानों का घोषणा पत्र होगा, व्यापारियों का होगा, युवाओं का होगा, महिलाओं का होगा, राज्य के विकास का होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का होगा, सभी यहाँ के कर्मचारियों का होगा, सभी का घोषणा पत्र होगा। जो बीजेपी का घोषणा पत्र होगा वो सबकी राय से, सबकी सलाह से और सबके विचारों का घोषणा पत्र होगा। वहीं उत्तराखंड में भाजपा से जुड़ी हुई बड़ी खबर भी मिल रही है। एक परिवार के एक ही नेता को टिकट दिया जाएगा। टिकट के फॉर्मूले पर काम किया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी मिल रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, भाजपा को अपनी सूची जारी करनी है। एक ही दिन में वो सूची भी जारी हो सकती है, लेकिन जो बड़ी जानकारी सामने आ रही है वो यही है कि टिकट के फॉर्मूले को लेकर काम लगातार हो रहा है। एक परिवार के एक ही सदस्य को टिकट दी जाएगी। इसको लेकर भाजपा लगातार मंथन कर रही है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो टिकट के बंटवारे को लेकर मंथन लगातार जारी है, क्योंकि सूची भी जारी करनी है। एक ही सूची में सभी के नाम आ जाएंगे, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है वो यही कि एक परिवार के एक ही नेता को टिकट दिया जाएगा। वहीं उत्तराखंड में बढ़ते कोविड संक्रमण ने फिर से चिंता को बढ़ा दिया है। 24 घंटे के अंदर कोरोना के 1292 मामले सामने आए, जहां 5 मरीजों की जान भी चली गई। राज्य में जो एक्टिव केसेस है उनकी संख्या बढ़ती जा रही है और बढ़कर यह आंकड़ा 5000 से ज्यादा हो चुका है। देहरादून के दून मेडिकल कॉलेज को कोविड डेडिकेटेड अस्पताल बनाया गया है। यहां सिर्फ कोविड मरीज ही भर्ती हो रहे हैं। दून अस्पताल में 34 मरीज भर्ती हैं, जिनमें से 9 मरीज आईसीयू में हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि पहले की अपेक्षा इस बार वो ज्यादा तैयार हैं और अस्पताल के पास संसाधन भी पुख्ता हैं। हम तो देखिए, इस बार तो हम करीब 600 तक तो मेल हॉस्पिटल में ये मैनेज करने के लिए तैयार हैं। अगर मैं आपका रायपुर स्टेडियम को भी इसमें काउंट कर लूँ तो हम 800-900 बेड तक जो है मैनेज करने के लिए तैयार हैं। हाँ, नो डाउट सेकेंड वेव में ऑक्सीजन शॉर्टेज हुई थी, ऑल ओवर इंडिया में हर जगह हुई। अभी हमारे यहाँ तो 2 DRDO के ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट फुल्ली एक्टिव है। हम 1 महीने से उसका ऑक्सीजन यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पे हमारे करीब 70 बेड्स जो है PICU और ICU के, वहाँ से इनको कनेक्ट किया हुआ है। वहीं कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए हरिद्वार में प्रशासन ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। एहतियात के तौर पर मकर संक्रांति के स्नान पर भी रोक लगा दी गई है। 14 फरवरी को मकर संक्रांति है। ऐसे में हरिद्वार में हर की पैड़ी पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ हर बार उमड़ती है और इस बार भी उमड़ने की पूरी उम्मीद है। मगर प्रशासन ने हर की पैड़ी क्षेत्र पर बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के साथ साथ स्थानीय लोगों की एंट्री को भी बैन कर दिया है। अगर किसी ने आदेश की अनदेखी की तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो ये बड़ा फैसला लिया गया है कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए। प्रतीक्षा करिए, आज शाम तक, कल तक आपको इसमें फैसला मिल जाएगा। वैसे भी रिस्ट्रिक्शंस SDMA ने लगा रखे हैं। 16 तारीख तक सभी सार्वजनिक कार्यक्रमों पर हो सकता है ये भी इसके अंदर कवर हो। और पंकज राणा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ देहरादून से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। पंकज, अगर देखें तो मकर संक्रांति का बड़ा त्योहार होता है, ऐसे में बड़ी संख्या में लोग हर की पैड़ी पर भी पहुंचते हैं, लेकिन कोरोना को देखते हुए बड़ा फैसला लिया गया। बिल्कुल निश्चित तौर पर गुंजन, देखिए जिस तरह से कोविड का खतरा लगातार उत्तराखंड में बढ़ता जा रहा है, उसी के मद्देनज़र इस तरह के जो बड़े कार्यक्रम हैं उनको स्थगित किया जा रहा है। चुनावी रैलियां पहले ही राज्य सरकार स्थगित कर चुकी थी और चुनाव आयोग ने भी उस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। उत्तराखंड में जो कोरोना संक्रमण की दर है वो 7.69 से भी ऊपर हो गई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरह से संक्रमण खतरा बढ़ रहा है, उसी लिए ये गैदरिंग वाले जो कार्यक्रम है उनको स्थगित किया जा रहा है। हरिद्वार में 14 तारीख को मकर संक्रांति का एक बहुत बड़ा पर्व मनाया जाता है और भारी संख्या
में देश के अलग अलग हिस्से से बहुत ज़्यादा लोग वहाँ आते हैं। और पिछले दौरान जब कुंभ का आयोजन हो रहा था उस दौरान मैंने खुद देखा है, हमने देखा है कि वहाँ पर जो तमाम लोगों की संख्या है वो वहाँ होती है। इसी वजह से संक्रमण की दर को जिस तरह से बढ़ रही है उसको रोकने के लिए प्रयास किए गए हैं कि हरिद्वार में दूसरे राज्यों से आने वाले तमाम लोगों को हर की पौड़ी पर जो है प्रवेश नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ ही स्थानीय लोग भी वहाँ नहीं जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा फैसला हम कह सकते हैं, क्योंकि जो मकर संक्रांति का पर्व होता है ये आस्था से जुड़ा पर्व है और आस्था से जुड़े पर्व पे तमाम जो लोग हैं, चाहे उत्तराखंड के हों या अलग अलग प्रदेशों से लोग हों, वो हरिद्वार का रुख करते हैं। लेकिन अब पूरी तरह से प्रतिबंध लगने के बाद अब लोगों को वहाँ स्नान करने की अनुमति नहीं होगी, यानी कि गंगा में अब लोग डुबकी नहीं लगा सकेंगे मकर संक्रांति के दिन। कदम उठाए जा सकते हैं वो उठाए जा रहे हैं और आने वाले दिनों में बड़ा त्योहार है जिसको देखते हुए सतर्कता बरतने की जरूरत भी है। लेकिन पूरे उत्तराखंड की अगर बात करें तो लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। क्या स्थिति है वहां पर, प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्था है वहां पर? देखिए, उत्तराखंड में कोरोना के मामले कल जो आए थे वो 1492 आए थे और सबसे ज़्यादा इसमें हरिद्वार, देहरादून और नैनीताल जिला शामिल है। और सरकार ने अपने स्तर से व्यवस्था पहले ही कर दी थी चुनाव आचार संहिता लगने से पहले। अगर अस्पतालों की बात करें तो प्रदेश भर के जितने भी सभी अस्पताल हैं उनमें कोविड केयर सेंटर के रूप में उन्हें सरकारी अस्पतालों को तब्दील किया गया है। देहरादून का जो दून अस्पताल है उसको पूरी तरह से कोविड केयर सेंटर बना दिया गया है। वहाँ सामान्य तौर पर जो मरीज हैं वो अब नहीं जा पाएंगे इलाज के लिए। इसके अलावा अगर हम दूर दराज क्षेत्रों की बात करें, पर्वतीय क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा दिक्कत है। हालांकि ये कि गनीमत है गुंजन, वहाँ पर जो संक्रमण दर है वो ज़्यादा नहीं है पर्वतीय जिलों में, लेकिन बर्फबारी की वजह से वहाँ अस्पतालों में जो सुविधाएं होनी चाहिए थी वो नहीं है। अगर हम 2-3 जगह की छोड़ दें, देहरादून, हल्द्वानी, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, नैनीताल, इन जिलों में जो कोविड केयर सेंटर है वहाँ पर कुछ व्यवस्थाएं जरूर है, क्योंकि दूसरी लहर के दौरान ये व्यवस्थाएं बना दी गई थी। चाहे ऑक्सीजन प्लांट की बात हो, आइसोलेशन बेड की बात हो, कोविड बेड की बात हो, इस तरह की व्यवस्था बनाई गई है। देहरादून का जो एक महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज है वहाँ पर कोविड केयर सेंटर है, हालांकि वहाँ अभी व्यवस्थाएं पर्याप्त नहीं है। और जैसे ही संक्रमण बढ़ता है, दिक्कतें आती हैं, तो कोविड केयर सेंटर के रूप में उसे बनाया जाएगा। वहाँ पर बेड लगाए जाएंगे। तकरीबन 800 से ज़्यादा बेड पूरे देहरादून में लगाए गए हैं। तो ये कहा जा सकता है कि अपने स्तर से जो प्रशासन है वो तैयारी में जुटा हुआ है, ताकि तीसरी लहर का यदि खतरा बढ़ता है तो उसको हर हालत में रोका जाए और जो भी मरीज यहाँ भर्ती होते हैं उनको बेहतर सुविधा दी जाएगी। ठीक है पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस के प्रभारी देवेंद्र यादव कोरोना संक्रमित बताए जा रहे हैं। देवेंद्र यादव ने खुद ट्वीट करके संक्रमण की जानकारी दी, खुद को आइसोलेट भी कर लिया है, संपर्क में आए लोगों को टेस्ट कराने की भी अपील की है। क्या ट्वीट किया बता देते हैं आपको। बीती रात मैंने अपना कोविड टेस्ट करवाया जो पॉजिटिव आया है। आगे लिखते हैं, मुझे बेहद हल्के लक्षण हैं और कोई अन्य परेशानी नहीं है। फिर भी मेरे संपर्क में आए सभी लोगों से निवेदन है कि अपना कोविड का टेस्ट जरूर करा लें और स्वयं को आइसोलेट कर लें। तो ये ट्वीट देवेंद्र यादव ने किया है, खुद कोरोना संक्रमित, और ट्वीट करके ही उन्होंने जानकारी दी है। वहीं रुड़की सिविल अस्पताल में कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन विभाग की लापरवाही कोरोना के मरीजों पर भारी पड़ सकती है। सिविल अस्पताल में बने आईसीयू वार्ड में स्टाफ की कमी है, जिसके चलते मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि सीएमएस का कहना है कि अस्पताल प्रबंधन कोरोना की बढ़ती संख्या को लेकर अलर्ट पर है और अस्पताल में तैयारियां दुरुस्त हैं। फिलहाल 40 बेड की व्यवस्था की गई है। रुड़की शहर क्षेत्र में 173 कोरोना के एक्टिव केसेस हैं, जिनमें कि 30 आईआईटी रुड़की के छात्र बताए जा रहे हैं। अभी हमारे यहाँ रुड़की क्षेत्र, नगरीय क्षेत्र में 172 पेशेंट्स हैं जो कि एक्टिव केसेस हैं, और जिसमें से 30 बच्चे आईआईटी रुड़की के अंदर हैं। तैयारी पूरी है, हमारे वार्ड तैयार हैं बिल्कुल। दोनों वार्ड्स हमारे 40-40 बेड के हैं। 40 बेड हमारे यहाँ हमने एडल्ट्स के लिए और 15 बेड्स बच्चों के लिए रिजर्व कर रखे हैं। और अगर कोई भी व्यक्ति जिसको अगर एडमिशन की आवश्यकता पड़ेगी तो तुरंत हम यहाँ पर उनको भर्ती करके उपचार शुरू कर देंगे। वहीं विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जल्द जारी कर सकती है। इसके लिए कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण बैठक भी बुलाई है। तो टिकटों को लेकर मंथन लगातार जारी है। कांग्रेस भी अपनी सूची जल्दी ही जारी करेगी। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक कल हो रही, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। जैसा आपने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष जी अब बताएंगे, अभी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। कोशिश होगी, प्रयास होगा कि जल्दी से जल्द जो है टिकट का जो है वितरण हो जाए। ये हमारा कोशिश है कि कांग्रेस किसी का इंतज़ार नहीं कर रही है। कांग्रेस के पास हर विधानसभा में जो है मजबूती से चुनाव लड़ने वाले लोग हैं और हम इंतज़ार क्यों करेंगे। लेकिन जैसे ही हमारा स्क्रीनिंग का मामला पूरा समाप्त होगा तो सीईसी की बैठक होगी, उसमें टिकट फाइनल हो जाएंगे।
चुनाव की तारीख के ऐलान के बाद आई एबीपी गंगा और सी वोटर के सबसे बड़े ओपिनियन पोल में उत्तराखंड में किसकी सरकार बनेगी, इसकी लड़ाई काफी रोचक हो गई है। एबीपी गंगा और सी वोटर के ओपिनियन पोल में उत्तराखंड में कांटे की टक्कर होने का अनुमान है। भाजपा और कांग्रेस के बीच जंग जबरदस्त होने जा रही है। अगर आज चुनाव हो तो पहाड़ पर भाजपा को 31 से 37 सीट मिलने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस को 30 से 36 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं पहाड़ चढ़ने की कोशिश में लगी आम आदमी पार्टी को 2 से 4 सीटें मिल सकती हैं, जबकि अन्य के खाते में 0 से 1 सीट जाती दिख रही है। अगर उत्तराखंड की सीटों की रीजन वाइज बात करें तो जनता की सहूलियत के लिए एबीपी गंगा सी वोटर ने उत्तराखंड को 3 रीजन में बांटा है। गढ़वाल और कुमाऊं के साथ मैदानी रीजन का अलग से ओपिनियन पोल किया गया है। गढ़वाल में जहां भाजपा को 16 से 20 सीट, कांग्रेस को 9 से 15 सीट, आपको 0 से 1 सीट मिलने का अनुमान है, तो वहीं गढ़वाल में अन्य का खाता खुलता नहीं दिख रहा। बात कुमाऊं रीजन की 20 सीटों की करें तो जनवरी 2022 के ओपिनियन पोल में भाजपा को 5 से 9 सीट, कांग्रेस को 11 से 17 सीट मिलने का अनुमान है, तो वहीं कुमाऊं रीजन में भी आप और अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा। वहीं उत्तराखंड में मैदान की सियासत पहाड़ से एकदम अलग है, लिहाजा एबीपी सी वोटर ने मैदान में अलग से ओपिनियन पोल कराया, जहां की 20 सीटों में से भाजपा को 7 से 11, कांग्रेस को 7 से 13, आपको 1 से 3 सीट मिलने का अनुमान है, जबकि मैदान में अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा। उत्तराखंड में भले ही सीटों में कांटे की टक्कर दिख रही हो, लेकिन सीएम की रेस में अभी हरीश रावत लंबी लीड लिए हुए हैं। उत्तराखंड में हरीश रावत 37%, पुष्कर सिंह धामी 29%, अनिल बलूनी 18%, कर्नल अजय कोठियाल 9%, भुवन चंद खंडूरी 3%, जबकि अन्य कोई चेहरा 4% लोगों की पहली पसंद है। उत्तराखंड में टक्कर कांटे की है और इंतजार 14 फरवरी का है, जब जनता अगले 5 साल के लिए अपने मुखिया का चुनाव करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। उत्तराखंड में 14 फरवरी को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। कोरोना की बीच इस बार पार्टियां अपना चुनाव प्रचार वर्चुअली करेंगी। भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है। आम आदमी पार्टी का दावा है कि वो हर दिन अपने करीब 18 लाख वोटर्स से जुड़ती है और पार्टी का प्रचार प्रसार करती है। इसी पर देखिए हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। उत्तराखंड में 14 फरवरी को मतदान होना है और ऐसे में तमाम राजनीतिक दलों के सामने अपनी तैयारी पूरी करने की बड़ी चुनौती होगी। लेकिन इस बार चुनावों के दौरान सोशल मीडिया एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। किस पार्टी की किस तरह की तैयारियां है और जो वार रूम तैयार किए गए हैं चुनावों के लिए, उसमें किस तरह से मैनेजमेंट किया जा रहा है, उसकी पड़ताल के लिए हम ये आम आदमी पार्टी के ऑफिस में आए हैं। और यहाँ आप देखेंगे तो सोशल मीडिया पर तकरीबन 15 लोगों की टीम लगातार यहाँ पर काम कर रही है। सरकार की जो नाकामियाँ हैं उनको सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुँचाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने जो यहाँ घोषणाएं की हैं, क्या उनकी आगामी रणनीति होगी, उसको पूरी तरह से जनता के बीच में सोशल मीडिया के जरिए रखा जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चुनाव आयोग ने यह कह दिया है कि फिजिकल तौर पे किसी भी तरह की यहाँ पर रैलियां नहीं होंगी। तो इस बार सबसे जो ज़्यादा महत्वपूर्ण जो होगा वो सोशल मीडिया होगा और सोशल मीडिया के जरिए ही तमाम चुनावी कैंपेन को आगे बढ़ाया जाएगा। आम आदमी पार्टी किस तरह से सोशल मीडिया को आगे बढ़ा रही है उसको बातचीत करेंगे हम। जो यहाँ के IT हेड हैं, जो पूरी चुनावी कैंपेन को देख रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए, आंसू, उनसे बात करेंगे। आंसू, क्या तैयारी है, कितने फॉलोवर्स आपके बड़े हैं और क्या आप पूरी तरह से रणनीति में? देखिए, तैयारी पूरी है और हमारे करीब फेसबुक पे 2,88,000 के करीब हमारे फॉलोवर्स हैं। ट्विटर पे 30,000 हमारे फॉलोवर्स हैं। यूट्यूब पे 1,22,000 से ज़्यादा हमारे फॉलोवर्स हैं। इंस्टाग्राम पे 18,700 के करीब हमारे पास लोग हैं। तो वो तमाम लोगों के पास हमारे पास सीधा उनका मैसेज पहुंच रहा है। इसके अलावा व्हाट्सएप पे हमारे पास करीब 16 लाख व्हाट्सएप नंबर्स हैं उत्तराखंड के लोगों के। तो विधानसभा वाइज उसके ग्रुप्स बनाना, ब्रॉडकास्ट लिस्ट तैयार करना और इन तमाम प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए, क्योंकि कोविड काल है तो इन तमाम प्लेटफॉर्म्स की भूमिका ज़्यादा अहम हो जाती है। पूरी तरह से ये कैंपेनिंग की जा रही है और सोशल मीडिया क्योंकि सबसे बड़ा हथियार इस बार चुनावों के लिए होगा, इसीलिए ये तमाम जो वार रूम है तैयार किए गए हैं। भाजपा ने अपना अलग वार रूम तैयार किया है, कांग्रेस अपने स्तर से वार रूम तैयार कर रही है और यहाँ अगर आम आदमी पार्टी की बात करेंगे तो हर तरीके से यहाँ पर चुनावी मैनेजमेंट को धार देने की कोशिश की जा रही है। वार रूम तैयार किए गए हैं, मीडिया सेल अलग है, सोशल मीडिया सेल अलग है। चुनावी कैंपेन के लिए जो सामग्री होती है उसको भेजने के लिए अलग टीम तैयार
की गई है। तो ये कहा जा सकता है चुनाव आचार संहिता लगने के बाद पूरी तरह से रणनीति बनाई जा रही है ताकि जो चुनावी मैनेजमेंट है उसको बेहतर बनाया जा सके और जब 14 तारीख को मतदान होगा तो पार्टियों के पक्ष में मतदान हो सके, इसीलिए तमाम तरह की रणनीति तैयार की जा रही है। देहरादून से अपने सहयोगी मनवर रावत के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। और इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, आपने प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी है। दूसरी सूची में 18 प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं। अब तक आम आदमी पार्टी ने 42 प्रत्याशियों के नाम घोषित किए हैं और अब जो दूसरी सूची है वो सूची भी आ चुकी है। 18 प्रत्याशियों के नाम इसमें शामिल हैं। वो भी आपको बता दें, गुड्डू लाल थराली की सीट से, सुमंत तिवारी केदारनाथ की सीट से, अमेंद्र बिष्ट धनौल्टी, इसके अलावा नवीन पिरशाली को रायपुर की सीट दी गई है, रविंद्र आनंद को देहरादून कैंट की सीट दी गई है, त्रिलोक सिंह नेगी टिहरी से चुनाव लड़ेंगे, राजू मौर्य डोईवाला से चुनाव लड़ेंगे, इसके अलावा ममता सिंह ज्वालापुर से चुनाव लड़ेंगी। तो ये दूसरी सूची के नाम है जिसमें कि 18 नाम शामिल हैं। आपने आम आदमी पार्टी ने दूसरी अपनी सूची जारी कर दी है। वहीं जोशीमठ में पिछले कई दिनों से बर्फबारी लगातार जारी थी, मगर आज मौसम साफ हो गया है। औली में भी अब तक कई बार बर्फबारी हो चुकी है, मगर आज मौसम खुलते ही सैलानी बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। इसके साथ ही पर्यटक औली की वादियों का भी लुत्फ उठा रहे हैं, मगर जोशीमठ औली मोटरमार्ग बंद होने से पर्यटकों की कम ही संख्या में पर्यटक औली पहुंच रहे हैं। उधर कोरोना की वजह से 10 दिनों के लिए चेयरलिफ्ट बंद है। उत्तराखंड में पिछले कुछ रोज से मौसम बदलता हुआ नजर आ रहा है। बारिश और बर्फबारी की वजह से कई सड़कें बंद हैं। कोटद्वार में भी बारिश की वजह से लोगों की मुश्किल बढ़ गई है। सतपुली दुधारखाल मोटरमार्ग पर डंगलेश्वर मंदिर के पास भूस्खलन से मलबा आ गया है। मलबा आने से मार्ग भी बाधित है। देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से आने जाने वाले लोगों को यहाँ पर परेशानी उठानी पड़ रही है। वहीं नैनीताल में बर्फबारी के बाद लोगों की मुश्किल बढ़ गई है। बर्फबारी की वजह से ग्रामीण इलाकों की सड़कें बंद हैं, जिस वजह से ग्रामीण इलाकों का संपर्क शहरों से कटा हुआ है। ग्रामीण क्षेत्र से सब्जियां भी शहरों तक नहीं पहुंच पा रही। इसके एक तरफ शहरों में सब्जियों की किल्लत होने लगी है, तो वहीं किसान भी अपनी सब्जियों को मंडी तक नहीं पहुंचा पा रहा है, जिसकी वजह से किसान परेशान है। ऐसा नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन हमारा जो ये था, जो पहाड़ से हमारी जो गडेरी, हरी सब्जी और गेठी जो इत्यादि रानीखेत में और इधर पंगूट साइड से जो हमारा माल आता है वो आने में परेशानी हो रही है। तो इधर को 2 दिन से जो माल आ रहा है वो आना। बड़ी खबर मिल रही है, बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा का बड़ा बयान सामने आया है। बसपा सुप्रीमो मायावती विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा, मैं भी नहीं लड़ूंगा विधानसभा चुनाव। सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा, बसपा सभी सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ेगी। देखिए, हम तो राज्यसभा में हैं, आपको पता ही है, और राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। महेंद्र मायावती जी ने जब लोकसभा, महेंद्र मायावती जी को चुनाव लड़ाना है, कई प्रदेशों में चुनाव हो रहा है। पंजाब में भी हो रहा है, उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है, उत्तराखंड में भी हो रहा है, और बहन मायावती जी चुनाव लड़वाने का काम कर रही हैं। हम लोग चुनाव लड़वाने में लगे हैं। हम लोग बहन मायावती जी ने जो हम लोगों को दिशा निर्देश दिए उनको ले करके इन सारे स्टेट्स में जाने का काम कर रहे हैं हम लोग चुनाव। और अनुभव हमारे संवाददाता सारा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुभव, अगर देखें तो बसपा की ओर से किस तरीके से चुनाव लड़ा जाएगा बहुत ज्यादा साफ अभी तक नहीं हुआ था, क्योंकि बहुत ज्यादा ग्राउंड पर भी नजर नहीं आई मायावती, और अब ये ऐलान कि खुद नहीं लड़ेंगी मायावती, से किस तौर पर देखा जाए? क्या कोई नई स्ट्रैटेजी है या फिर कुछ और तरीका है? देखिए, जो उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझते हैं उनको पता है कि बीएसपी से मायावती चुनाव नहीं लड़ती हैं, वो कैंडिडेट को चुनाव लड़वाती हैं। और यही बात आज सतीश चंद्र मिश्रा ने कही है कि बहन जी चुनाव नहीं लड़ेंगी, वो तो चुनाव लड़वाएंगी। और ये ज़रूर महत्वपूर्ण है कि यूपी में 403 सीटों पर बीएसपी अकेले चुनाव लड़ेगी। ये महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि पंजाब में तो बीएसपी ने गठबंधन किया है, अकाली दल के साथ उनका गठबंधन, लेकिन उत्तर प्रदेश में बीएसपी अकेले सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और पहली जो लिस्ट है, माना जा रहा है कि 15 जनवरी को जब बीएसपी सुप्रीमो का जन्मदिन होता है उस दिन जारी होगी। तकरीबन 325 उम्मीदवारों की लिस्ट उसी दिन जारी होगी। अब 2007 का आप चुनाव देख लीजिए, जब बीएसपी फुल मेजोरिटी में आई तब भी मायावती ने चुनाव नहीं लड़ा था, विधान परिषद की सदस्य बनी और फिर मुख्यमंत्री रही। 2012 का विधानसभा चुनाव ली तब भी वो नहीं चुनाव लड़ी।
2017 का विधानसभा चुनाव लड़ी तब भी वो चुनाव लड़े, उन्होंने कैंडिडेट लड़ा है। और यही बात आज सतीश चंद्र मिश्रा ने कह दी कि 2022 में भी वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, ना वो खुद चुनाव लड़ेंगे। वो तो राज्यसभा के सदस्य भी हैं वर्तमान में। तो साफ तौर पर ये स्ट्रेटजी उन्होंने बताई है कि हम इस बार भी यानी 2007, 2012, 2017, 2000 की तरह 2022 में भी मायावती चुनाव नहीं लड़ेंगी। हाँ, ये जरूर है कि 403 सीटों पर बीएसपी जरूर कंटेस्ट करेगी और किसी के साथ चुनाव से पहले फिलहाल कोई गठबंधन नहीं होने जा रहा है। बिल्कुल, ये बात साफ कर दी है अनुभव सतीश चंद्र मिश्रा ने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम जानकारी। लखनऊ से बड़ी खबर मिल रही है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी का अफसरों को निर्देश, पुलिस अधिकारी मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये निर्देश जारी किए गए हैं। बिना अनुमति के मुख्यालय न छोड़ने के निर्देश है। सीईओ की अनुमति के बिना अवकाश भी अफसर नहीं ले पाएंगे। डीएम, एसपी और मंडलायुक्तों को पत्र इसके लिए जारी कर दिए हैं। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन उससे पहले कुछ और नए निर्देश लिए जा रहे हैं, जिसमें कि कोविड को देखते हुए भी, इसके साथ ही चुनावों को देखते हुए भी कोई अवकाश अब अफसर नहीं ले पाएंगे।